बहुत खूब। आपने जो बात कही, एक तो राजकमल यूं ही कोई चीज़ नहीं छापता, वो बहुत ही उनकी जो टीम होती है मेहनत से छापती है और बहुत ही छान पटक के और परख के। तो इसका जो प्रकाशन हुआ हिंदी में, नलिन जी, ये हमारी कैफ़ी एकेडमी का भी एक मिशन है कि वो जो कुछ भी छापें उसको उर्दू के साथ हिंदी में भी छापें। इसीलिए जब ये कैफ़ी अवार्ड देते हैं तो एक उर्दू के राइटर को देते हैं और एक अवार्ड हिंदी वाले को भी देते हैं। तो ये कैफ़ी साहब का भी मिशन है ताकि हम जो मज़हब के तौर पे, ज़बान के तौर पे मुश्तरका तहज़ीब को आगे बढ़ाएं, इसलिए भी ये शाया करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, आप कैफ़ी साहब की सरज़मीन के हैं, वहाँ की धूल मट्टी का चिराग की लौ कितनी आबोताब रखती है। और यकीन जानिए साबरा आपा, उर्दू में तो निज़ामत मैंने आपसे सीखी, मगर हिंदी में संचालन तलफ़्फ़ुज़ के अलावा जो कुछ भी सीखा है वो हमने नलिन जी से ही सीखा है। अब कैफ़ी साहब ने जो कुछ कहा है वो पहले इन्हीं को देखा, बाद में मुझे देखा है। खैर, तो जो भी तंज़ करने वाला होता है वो हर चीज़ पे तंज़ करे, यही उसकी खूबी होती है। और वाकई मुशायरों की निज़ामत ने जितने चुटकुले और लतीफ़ों से मेयार ख़राब किया है वो काबिल अफ़सोस है और काबिल रहम भी है। तो मैं अब चलता हूँ खान अहमद फ़ारूक साहब। डॉक्टर खान अहमद फ़ारूक साहब बहुत ही जिसको आप नवाचार, नए नए आयाम, हमअज़ह शख्सियत और मल्टीलिंगुअल लिटरेचर को जिस तरीके से वो पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि तरक्की पसंद के बाद से जो है वो जदीदियत और माबाद जदीदियत में भी हर खाने में वो फिट हो जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपना बेहतरीन मकाला, बेहतरीन गुफ्तगू वो पेश करें और उसके बाद में कलीदी खुतबा ही होगा। तशरीफ़ ला रहे हैं आप लोग, इस्तकबाल कीजिए खान फ़ारूक साहब। शुक्रिया नैयर साहब, उस्ताद ग्रामी शारिर रुदौलवी साहब, प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब, हमारे सईद साहब, उनकी याद फरमाई से मैं हाज़िर हूँ। और ख़ास तौर से कहना चाहिए कि कैफ़ी आज़मी को हम सब जानते थे और मैं भी जानता था, लेकिन कैफ़ी आज़मी एकेडमी ने जिस तरह से कैफ़ी आज़मी को पढ़ने का और समझने का मौका दिया, मैं उसके लिए ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ। और नई गुलिस्तान मेरे पास से 10 साल से थी और अलमारी में रखी हुई थी, ये वाक़या है। और सही साहब ने उसको जो है खोलने पे मजबूर किया और पढ़वाया जो कुछ पढ़ पाया। वक्त बहुत कम था जिस तरह से मैं लिखना चाहता था, और इसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगा कि इस किताब को बहुत सरसरी आप पढ़ सकते हैं और इस पर लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे ही नई गुलिस्तान पे नज़र पड़ती है तो गुलिस्तान याद आने लगती है, और गुलिस्तान का याद आना कोई मामूली वाक़या नहीं है। आप उस पूरे ईरान को, मंगोल को, हलाकू ख़ान को याद कीजिए और किस तरह से सादी ने वो बयानिया डेवलप किया। इक़्तिदार के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है ये गुलिस्तान बोस्तान। ये सिर्फ़ हिकायतें नहीं हैं, ये सिर्फ़ पंदो नसाए नहीं हैं। इक़्तिदार के ख़िलाफ़ बयानिया डेवलप करना ये हर फ़नकार के बस की बात नहीं होती है। पहला हिस्सा जो है नई गुलिस्तान का जो है वो क्या है, याद कीजिए। यहाँ तो सब 8 बाब हैं। सबसे पहले क्या है, दर सीरते पादशाहां। सबसे पहला बाब गुलिस्तान का क्या है, दर सीरते पादशाहां। तकरीबन 100 हिकायतें, 60-70 हिकायतें उसमें हैं। मैं 1-2 हिकायतें ज़बानी सुना देता हूँ ताकि हम नई गुलिस्तान तक आ सकें और समझ लें कि इक़्तिदार की जो कैफ़ियत आज से 1000 साल पहले थी, आज से 5000 साल पहले थी, उसको हम आज भी भुगत रहे हैं। इक़्तिदार का मिजाज, इक़्तिदार की कैफ़ियत, उसका जब्र हमेशा यकसां रहता है, कभी नहीं बदला। हो सकता है कि हम ख्याल लोग आ जाएं तो हमें लगता है कि हमको कुछ ज़ाती फ़ायदे हो गए, लेकिन उसके बरखिलाफ़ दूसरों के लिए वो उतना ही ख़तरनाक होता है। गुलिस्तान में एक हिकायत है नौशेरवां आदिल के हवाले से
कि वो किसी जंगल में शिकार खेल रहा था। शिकार खेलने के बाद रात में जो शिकार किया गया जानवर था वो भूना जा रहा था, तो मालूम हुआ बावर्ची ने कहा कि नमक ख़त्म हो गया है। तो नमक ख़त्म होने पे तो किसी ने कहा जाओ दौड़ के पास में गांव है, नमक ले आओ। तो जैसे ही एक कारिंदा, एक मुलाजिम नमक लेने के लिए जाने लगा तो नौशेरवां आदिल ने कहा कि कीमत देकर नमक लाना। तो लोगों ने कहा इतने से नमक से क्या होगा, नमक कितना पड़ता है, इतने से नमक से क्या होगा अगर मुफ्त में आ गया। तो शेख सादी लिखते हैं कि अगर एक चुटकी नमक बादशाह मुफ्त में हासिल करेगा तो उसके कारिंदे पूरा गांव उजाड़ देंगे। और उसके बाद उन्होंने कुछ शेर कोट किए हैं कि किस तरह से एक सेब एक ले लोगे तो पूरा बाग तुम्हारा जो है। बहुत सारी इस तरह से हिकायतें मुख्तलिफ़ किस्म की। एक हिकायत और सुनाऊंगा फिर गुलिस। बादशाह के मुलाजिमों में से पहली हिकायत है ये शायद, कि बादशाह के मुलाजिमों से एक मुलाजिम भाग गया, गुलाम पकड़ के लाया गया। एक वज़ीर उससे बहुत चिढ़ता था, तो उसने कहा, इशारा किया कि इस गुलाम को कत्ल कर दो ताकि दूसरे गुलामों को सज़ा मिले, वो कभी भाग ना पाएँ। तो गुलाम ने कहा बादशाह से कि साहब आप इतनी सी बात के लिए कि ग़ुलाम भाग गया आप मुझे कत्ल कर देंगे, तो आप अल्लाह के सामने क्या जवाब दे होंगे। ऐसा करिए कि मुझे इजाज़त दीजिए मैं वज़ीर को कत्ल कर दूं ताकि इसके कत्ल के इल्ज़ाम में आप मुझे कत्ल कर दें। तो बादशाह ने कहा, बादशाह मुस्कुरा दिया समझ, और वज़ीर से पूछा कि क्यों भाई क्या ख्याल है तुम्हारा। तो कहना नहीं माफ़ कर दिया जाए तो बेहतर है। इस तरह बहुत सारी हिकायतें हैं, बहुत सारे। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो गुलिस्तान के बहुत सारे वाक़यात याद आ गए और बोस्तान का। तो वो बयानिया, उस बयानिए को अपने अंदाज में जिस तरह से डेवलप किया। और इस किताब का एक और मज़ेदार पहलू ये है कि इस किताब को आमतौर से आप किताब को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ हिस्से में निशान लगाते हैं कि हमें ये कोट करना चाहिए। इस किताब के साथ परेशानी है कि इस किताब को कहाँ से कोट ना करें। बोस्तान में भी सादी ने लिखा है कि ये किताब बहुत मुख्तसर है, इख्तिसार से काम लिया गया अपनी बात कहने के लिए, और यहाँ तो कॉलमी इख्तिसार से है। अच्छा, इसको पढ़ते हुए एक बात और याद आई। मैथ्यू आर्नल्ड ने तो 1873 में 72 में ये बात कही थी कि सहाफ़त जो है जल्दी में लिखा गया अदब है। ये किताब साबित करती है कि अदब क्या चीज़ होता है। कॉलम निगारी और सहाफ़त भी अदब होता है, और किस तरह से अदब बनाया जाता है। इसको ज़बान की इतनी बारीकियाँ इसमें अब बार बार कहा गया, और इसमें भी लिखा है कि साहब तंज़िया कॉलम है। तंज़ तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऊपरी सतह होती है जो सबकी समझ में आ जाती है, और तंज़ के अंदर एक चिढ़ भी होती है। बल्कि तंज़ नस्र में तंज़ के साथ मिज़ाह का जो पुट है इसमें, उसकी तरफ कम गौर किया गया है। और मिज़ाह को लिखना नस्र में या किसी भी सिन्फ में वो बहुत आसान नहीं होता है। उसको उतनी शगुफ्तगी नस्र के अंदर लाना, एक सादा नस्र लिखना और उसी सादगी के साथ उसी मासूमियत को बरतना। कैफ़ी साहब की जो शायरी है आप उसको पढ़िए, और अपने आप को एक तरह से मुनक़लिब कर लिया उन्होंने नस्र लिखते वक्त शायरी में। शायरी की उनकी कैफियत बिल्कुल अलग है। हमें हमारे साथी ने उसकी बहुत से वाक़यात पढ़े, हमने भी शायरी के ऊपर यहाँ भी पेपर पढ़ा और लिखा। आप शायरी को पढ़िए और उसकी जब नस्र की तरफ आइए तो आपको बिल्कुल वो अपने आप को बदल लेते हैं, और आपको भी बदलना पड़ेगा उनकी शायरी को पढ़ने के बाद उनकी नस्र को पढ़ने के लिए। आप उस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे जिस तरह से शायरी है। हमारे अभी नलिनी जी ने तो बहुत तफसील के साथ एक एक कॉलम की बात की, और मैंने ये कहा कि मैं इसका किताब को कई जगह से सिर्फ पलटता गया अभी और देखता गया, तो ऐसा लगता है कि इसको कहाँ से छोड़ें, क्या चीज़ लें।
अब देखिए आज के हिंदुस्तान की बात हो रही है, एक कॉलम दूसरी जिल्द में है 20वीं सदी का हिंदुस्तान कब्ल मसीह के हिंदुस्तानी। इसमें एक लफ्ज़ 20वीं सदी को आप 21वीं सदी कर लीजिए। आज के कॉलम में क्या हमको कब्ल मसीह ले जाने की कोशिश नहीं हो रही है, पाषाण युग में ले जाने की कोशिश हो रही है। देखिए एक इक़्तिबास ऊपर का कहते हैं, जब कोई मुल्क आगे बढ़ता है, पस्ती से उठ के बुलंदी पर चलता है, तो उसके रहने वाले भी तरक्की करते हैं, कमल की तरह कीचड़ से उभरते हैं। सिवाय हिंदुस्तान जन्नत निशान के कि वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है, जंगल से निकल के शहरों की ओर जा रहा है, लेकिन उसके रहने वाले अपने को देवताओं की संतान कहने वाले कदम पीछे हटा रहे हैं, शहरों से जंगल की ओर जा रहे हैं। यहाँ तरन्नुम उनकी फहमीदा रियाज की नज़्म भी याद आ रही है, पीछे चलते जाना भाई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन कॉलमों में हैं, जाहिर सी बात है। और सिर्फ नस्र की जो तमाम खूबियाँ होती हैं, जो ज़मायर का अफ़ाल का इस्तेमाल होता है, आप उनकी तरफ बिल्कुल मैथमेटिकल अंदाज में ये नज़्म अगर आप उसको इसका तज्ज़िया किया जाए, तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा मैं कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो नस्र की खूबियाँ उनकी वाज़े होती हैं। मैं बस थोड़ा सा बस जो मैंने नोट किया कि ये बिल्कुल दो टूक उसलूब के बायस अपना अनोखा और फ़ौरन ज़ाहिर नहीं करती। हमको लगता है कि तंज़िया कॉलम है, मिज़ाहिया कॉलम है, लेकिन आप जिसको जैसे भी नलिनी जी ने कि अभी मैंने एक अपने साथी से कहा, वो हिस्टोरियन है मुरारजी देसाई के बारे में, मैंने कहा कि आपने उन्होंने ये इमरजेंसी के पीरियड पे किताब लिख रहे हैं और उसके बाद की किताब पर, तो मैंने कहा आपने कैफ़ी आज़मी को पढ़ा है? और जिस तरह से मुरारजी देसाई को वो कोट कर रहे हैं, उसको पढ़े बगैर आप उनकी शख्सियत को, मुरारजी देसाई की शख्सियत को समझ नहीं पाएंगे। कहने का अच्छा, हमने कहा शायद हिंदी, मुझे याद नहीं था उस वक्त हिंदी में है ये किताब, मैं उनको बताऊंगा कि हिंदी में भी राजकमल ने छाप दी और आप इसको पढ़िए ज़रूर, कोट कीजिए कैफ़ी आज़मी को, क्योंकि वो पूरा सिनेरियो जो जिसकी तरफ इशारा किया अभी संजन जी ने, कि उसको समझे बगैर और 64 से और उसके बाद के जो हालात थे जिस तरह से, और जिस तरह से मुरारजी देसाई ये 64 और 72 के बीच के कॉलम है, और 70 के आसपास, वो 80 के आसपास मुरारजी देसाई के जो किरदार है वो इसमें वाज़े होता है। आज जिन हालात में हम पहुँचे हैं वो उसकी धमक हमें इन कॉलमों में मिल जाएगी, उस सियासत की। तो कैफ़ी आज़मी की सियासी समझ तो बहरहाल अपनी जगह थी कि जावेद सिद्दीकी ने खुद लिखा है, उनके जो उनका खाका लिखा है उन्होंने, लाल सलाम करके शायद उसका, कि कैफ़ी आज़मी को सुनने के लिए बम्बई में हज़ारों लोग खड़े रहते थे, घंटों इंतज़ार किया करते थे, नज़्म नहीं उनकी तकरीर सुनने के लिए। तो और शुरुआत में सतह पर तैरते कारी को बस ज़्यादा से ज़्यादा यही गुमान होता है कि बाज़बान सहाफ़ी मनकूल इस हिकायत की इनफरादियत दरअसल इतनी है कि क़रत के सफ़र में अगले से अगले पड़ाव पर पहुंचकर ये शायद कोई अजीब व गरीब या चौंका देने वाली दास्तान साबित होगी। कॉलम ब कॉलम पढ़ते हुए कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है। कारी को एहसास होता है कि जैसे इस पूरे सिनेरियो में 99% तो सब जाना पहचाना है। और ज़रा आगे बढ़ते जाइए आप, तो देखिए किस तरह से वाक़यात रोनुमा होते हैं, किस तरह से चीज़ें दिलचस्प सफ़र बनता जाता है, किस तरह से तमसीली पैरा में बात करते हैं, किस तरह से जो है वो इबहाम को पैदा करते हैं, किस तरह से ये इबहाम संजीदा कारी से दूसरी क़रत या कम से कम एक मुसलसल सोच विचार का तकाज़ा करता है। आप इस कॉलम को एक बार पढ़ करके इसके साथ मज़ा तो ले सकते हैं, लेकिन जो ईमानदारी क़रत की जो क्लोज़ रीडिंग का तकाज़ा है वो अदा नहीं होता। इस किताब को बार बार आप जितनी बार मैं समझता हूँ शायद मैं पढ़ूँ या कोई भी कारी पढ़ेगा, उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि कौन से जुमले को वो नज़रअंदाज कर दे। इतने कॉम्पैक्ट कॉलम, इतनी मजबूत नस्र जो है वो शायद शायरी, किसी शायर की शायरी को पढ़ते हुए कम लोग जहन में आएगी। आज तो हमारे यहाँ बहुत सारे शायर तर्जुमा कर रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं। मैं उर्दू वालों के हवाले, जैसे मैंने और ख़ास तौर से जैसे हसन कमाल साहब हैं,
और सबसे बड़ी इस किताब को लेकर पढ़ते वक्त मुझे एक और चीज़, बहुत सारी नस्र के बारे में मैंने बातें लिखी हैं, वो फिर इत्तेफाक से कि किस तरह से सियासी चीज़ों को जो है तंज के पैराए में तारीख़ी तौर पर और बड़े कॉलम निगार लेके आए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इस कॉलम में एक सबसे बड़ी कमी इस किताब की ये रह गई है, अगर हम कोशिश करें, और मैं कोशिश ये भी कि इसकी इन कॉलमों की तारीख़ भी इसमें दर्ज हो जाए। इन कॉलमों की तारीख़ इसमें दर्ज नहीं है। मैंने हसन कमाल साहब से भी एक बार मिजवा में मेरी मुलाकात हो गई थी, हम लोग साथ में गए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने भी बहुत साल तक कॉलम ब्लिट्स में लिखे हैं, ब्लिट्स कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा जब से बिल्डिंग बिकी उसके बाद वो सब चीज़ें पता नहीं कहाँ ज़ाय हो गई। इत्तेफाक से हमारा एक शागिर्द जो है वो ख्वाजा अहमद अब्बास पर काम कर रहा है, तो मैंने कहा तुम एक कोशिश करो, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, शायद कहीं ब्लिट्स की पूरी फाइल मिल जाए, तो ख्वाजा अहमद अब्बास के तुम कॉलम एडिट कर लो, और बकिया उसमें बहुत सारी चीज़ें कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 255 ही कॉलम है इस किताब में, कि और कॉलम भी हो सकता हो। अगर वो पूरी फाइल मिल जाए तो उसकी तारीख़ दर्ज होने से ये होगा कि हवालों को सही तौर पे हम लोग उस पर बात करने में बहुत आसानी होगी। और ये तो नसरी इम्तियाज़, इसके अंदर नस्र की जो खूबियाँ वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो है और जिस तरह से उसको बरता गया है, मैंने हसन कमाल साहब ने जो कॉलम, या ख्वाजा अहमद साहब सर बैठे हुए हैं वो बताएंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास के कॉलम वो वही ज़माना है जब शायद मेरा ख्याल है दोनों भी लिख रहे थे साथ में। तो इस किताब की जाहिर सी बात है लेकिन रेशमा की बिल्कुल बात सही है कि जितनी कैफ़ी आज़मी की शायरी को मकबूलियत मिली उतनी उस किताब को नहीं मिली। ये हम सब के लिए एक बड़ा सवालिया, हम सब पर सवालिया निशान है। और ये इस आज का मौजू रखा गया अराकीन एकेडमी ने, तो इसकी तवज्जो हम सब की हुई है, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों की वजह से क़ारीन और दूसरे सामीन की तरफ भी होगी, और ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो ये किताब भी वाक़तन उनकी शायरी की तरह ही और हिंदी में आ गई, इससे बड़ी मकबूल होगी, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहरहाल मैं इस मौजू के लिए और तमाम अरकान के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और यहाँ आपने मुझे मदऊ किया। मैं बहुत जल्द जो है इस पर मज़मून लिख करके आपको पेश कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।